हे गाइस, राधे राधे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ क्लास 9। तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो तो इधर हमने एंशिएंट पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर इंडियन हिस्ट्री। आज से जो हम क्लास 9 में शुरू करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक्चुअली कैसे पहले बताइए कि कहा जाता था कि जो चीज़ फ्रेंच में होती थी ना उसका असर पूरे ऑल ओवर एशिया पे पड़ता था। मतलब ऐसा रहता था कि जैसे अगर ये चीज़ पहले फ्रेंच ने शुरू करी है उसके बाद ही कोई और कंट्री शुरू करती थी। दैट इज़ वाई जो फर्स्ट चैप्टर हमारे क्लास 9th में दिया गया है दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। At the dawn of 14 July 1789, so basically अभी जो हम ये इंसिडेंट पढ़ रहे हैं that is not basically the start of this chapter। अभी यहाँ ना NCERT ने हमें थोड़ा सा सस्पेंस बनाने के लिए और इस चैप्टर को ना थोड़ा सा मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बहुत पुराना इवेंट, जहाँ से एक्चुअली आप कह सकते हो जो भी बहुत इंसिडेंट्स के बाद आएगा, बहुत सर्कमस्टांसेस के बाद आएगा, वो दिया हुआ है टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। एट द dawn of 14 July 1789 the city of Paris was in a state of alarm। oh my god। तो एक सिचुएशन ऐसी इमेजिन कीजिए कि 14 जुलाई है 1789, रात का समय। ओके, हम रात इसमें ऐड कर रहे हैं, इन्होंने तो यही बोला है कि इसका दिन है, बट ओके वी आर एडिंग नाइट। एंड एकदम से इट्स अ टाइम ऑफ अलार्म, बिल्कुल सब लोग जाग रहे हैं एंड एक बहुत बड़े रिवॉल्ट की तैयारी हो रही है, सोच सकते हैं। अब एक ना ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये पूरा पैरा, इट डिपेंड्स अपॉन अ र्यूमर। मतलब एक अफवाह फैली थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हुई थी। अफवाह क्या थी वो पढ़ते हैं। द किंग हैड ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। देयर वर रूमर्स दैट द किंग वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर ऑन द सिटीजन्स। मतलब एक र्यूमर ऐसा फैल गया था पूरी सिटी में कि जो किंग है वो क्या करने वाला है, हमला करने वाला है सिटी पे। अब क्यों करने वाला है ये जो है ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एज फॉर अ र्यूमर, एक अफवाह थी। अफवाह तो कैसे भी और कभी भी फैल सकती है। तो अब क्या हुआ, अ फ्यू 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to make a people's militia। ओके, व्हाट डज दिस मिलिशिया मीन? सबसे पहले ना ये समझने की ज़रूरत है कि इस मिलिशिया का मतलब क्या होता है। अब क्या हुआ जब इतनी सारी पता चला कि आर्म फोर्सेस हम पे अटैक करने वाली हैं, तो पीपल ने क्या सोचा कि हम 7,000 पीपल, एक्चुअली पीपल भी नहीं 7,000 पीपल गैदर हो गए। मतलब उन्होंने एक यूनिटी, एक समथिंग लाइक वो बना लिया कि हम अब किंग पे अटैक करेंगे या अब हम नहीं रुकेंगे और अब हम सामना करेंगे, अब हम डरेंगे नहीं। तो मिलिशिया क्या होती है, अ मिलिट्री फोर्स मेड फ्रॉम सिविल पॉपुलेशन। मतलब एक ऐसी मिलिट्री फोर्स जो ट्रेंड नहीं है, उसको किसी ने ट्रेन नहीं करा है, जो सिविल पीपल हैं, मतलब जो आप जैसे हमारे जैसे कॉमन पीपल हैं उनकी पॉपुलेशन में से एक इमरजेंसी सिचुएशन को फाइट करने के लिए निकली हुई है। So a military force made from population, civil population, in order to fight in an emergency situation। So this chapter में जो ये मिलिशिया है, ओके, तो अब क्या हुआ, a few men and 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to make a people's militia। उन्होंने डिसाइड कर लिया अब हम ग्रुप बनाएंगे और अब हम नहीं रुकेंगे। दे फोर्सिबली एंटर द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब साफ सीधी सी बात है भाई, उनके पास कोई हथियार तो है नहीं एंड वो तो बस उन्होंने ये सोच लिया कि अगर वो हम पे हमला करेंगे तो हम भी क्यों शांत बैठे, हम भी हमला करेंगे। तो इस वजह से अब उन्हें कहीं ना कहीं से हथियार भी ढूंढने थे। अब वो हथियार में कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस को तोड़ रहे हैं, कभी किसी को तोड़ रहे हैं
एंड उनके हाथ लगता है द बेस्टाइल फोर्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये बेस्टाइल जहाँ कोई वर्ड लिखा दिख रहे हैं 2 जगह, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली बेस्टाइल क्या था, क्योंकि फ्रेंच में मोनार्की थी, मतलब राजा का रूल था। एक राजा के बाद दूसरा बेटा उसका किंग बन जाता था। दैट वाज लाइक कि उसको जो सत्ता है, उसको जो किंगडम है वो हेरिडिटरी मिल गया, उसको तो पूर्वजों से ही मिल गया, चाहे वो डिजर्विंग हो चाहे ना हो, ही यूज्ड टू गेट इट। तो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है भी तो हम इसको अपोज नहीं करते, लेकिन किंग को हमारी सुननी चाहिए, हमें किंग की सुननी चाहिए। बट जो किंग था वो क्या करता था, जो भी उसके खिलाफ कुछ बोलता था ना, ये जो बेस्टाइल फोर्ट है ये उसे उसमें कैद करवा देता था। तो आप कह सकते हो इट्स दिस बेस्टाइल फोर्ट वाज काइंड ऑफ द साइन ऑफ पावर ऑफ द किंग, मतलब एक राजा की पावर को दर्शाता था ये बेस्टाइल फोर्ट। तो एट लास्ट अ ग्रुप ऑफ सम 100 people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to get a lot of ammunition. At last कुछ 100-200 पीपल ने क्या करा, ईस्टर्न पार्ट सिटी के, मतलब इफ़ दिस इज़ द सिटी, तो इसके इस ईस्टर्न पार्ट में एक फोर्ट्रेस जगह, फोर्ट्रेस क्या होती है, किलानुमा। व्हाट डज फोर्ट्रेस मीन? फोर्ट्रेस मीन्स किलानुमा। किलानुमा जगह को, जो ईस्टर्न पार्ट में थी, एक प्रिजन था, उसमें इन्होंने ऐसा सोचा कि बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन किंग ने छुपा रखे होंगे, तो इसलिए उस जगह पे अटैक कर दिया। अब क्या होता है, दैट इज़ द मेन पॉइंट, कि अब होता क्या है। अटैक तो इन्होंने कर दिया, इन्होंने अटैक कर दिया, बट अब इसका रिजल्ट क्या होता है। अब इन्होंने अटैक कर दिया, वेयर दे होप टू गेट एम्यूनिशन, राइट। इट लेड टू एन आर्म्ड फाइट and the Bastille commander was killed and the prisoners were released. अब क्या हुआ भाई, इन्होंने अटैक कर दिया कि वहाँ मिल जाएंगी हमें एम्यूनिशन, पर वहाँ इन्हें कुछ नहीं मिला। जो वहाँ का कमांडर था उसको इन्होंने मार दिया, क्योंकि भाई वो फोर्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं कमांडर तो उनसे लड़ेगा, एंड लड़ने में, मार पिटाई में वो मर गया। और उस बेस्टाइल फोर्ट में 7 प्रिजनर्स थे, उन्हें उन्होंने रिलीज़ कर दिया, उन्हें फ्री कर दिया, ठीक है। सो येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय द पीपल एज अ स्टूड एट अ सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड अंडरलाइन दिस, आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइन दिस। तो बेस्टाइल को पीपल क्यों हेट करते थे, दिस हैड अ रीज़न। इसीलिए हेट करते थे क्योंकि उन्हें लगता था दिस इज़ द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, दिस इज़ द साइन ऑफ द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, मतलब उसकी निरअंकुश ताकत का चिन्ह है ये। डिस्पोटिक मीन्स निरंकुश, जिस पे किसी का अंकुश नहीं है, क्योंकि इनसे ऊपर, जैसे अब है, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में गवर्नमेंट के ऊपर भी जजमेंट के लिए, जजमेंट के क्राइटेरिया के लिए हमारी कोर्ट्स होती हैं, लेकिन उस टाइम कोई कोर्ट नहीं थी। यही अंतिम, या फिर आप कह सकते हो लास्ट जो डिसीजन माना जाता था वो किंग का ही माना जाता था। इसी वजह से इसे कहा गया निरअंकुश, मतलब डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स stone fragments were sold in the markets to the people who desired to keep a souvenir of its destruction. Souvenir, okay, बहुत important word है, you should underline this, क्योंकि ना ये important इसलिए है। अब उन्होंने तोड़ दिया, पर उन्होंने क्या करा, उसके ना पत्थर ले आए, जो जैसे व्यापारी लोग थे। अब जो पीपल की जो आर्मी बनी थी, that was बेसिकली इट वाज लाइक कि जो उसमें मर्चेंट्स भी थे, उसमें आप कह सकते हो व्यापारी, पीजेंट्स, हर तरह के लोग थे। तो जब उसमें हर तरह के लोग थे, तो जो मर्चेंट दिमाग वाले लोग होंगे वो क्या सोचेंगे
कि हम ना इन पत्थरों को ले जाते हैं और ये काम जो किया है इसे तोड़ने वोड़ने का, ये तो हमने ही किया है, तो हम इसे बेचेंगे कि ले जाओ इसे निशानी के रूप में ले जाओ, हमने तोड़ा था, इस तरीके से. सो सोवेनियर वर्ड हियर रिप्रेजेंट्स व्हाट, कि ये एक निशानी के तौर पे हम इसको लेके जा रहे हैं. नाउ लेट मी शो यू. सोवेनियर मतलब निशानी ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इसके टूटने की निशानी के तौर पे हम इसको लेके जा रहे हैं. So later there were more rioting activities both in Paris as well as at the countryside. Most people were protesting against the rate of the bread. Much later, when historians looked back upon the time, they observed it as the beginning of chain of events that finally led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not accept this outcome, how and why did this take place? Let's see. तो भाई ये था एक छोटा मोटा सा सिनेरियो. उन्होंने ये बताया है कि इसके बाद भी रिवॉल्ट्स जो थे रुके नहीं थे, एंड हिस्टोरियंस इसको एक इस तरीके से लेते हैं कि ये तो बस शुरुआत थी. जैसे हम अपने 1847 के रिवॉल्ट को कहते हैं ना कि हमारा स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, इसी तरीके से इनके लिए भी इनकी स्वतंत्रता का पहला संग्राम था. स्वतंत्रता नहीं आप कह सकते हो, मोनार्की से रिपब्लिक होने में. मोनार्की मतलब हेरिडेटरी, जब किंग से इनको पावर मिलती है, उससे के बाद ये पहला वो था. तो अब बेसिकली शुरू होता है हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. अब समझने वाली बात ये है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. तो 1789 से लेके राइट और 1804 तक का जो टाइम पीरियड है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं. कुछ चीज़ें इससे भी पहले हो चुकी हैं, बट जो मेन इवेंट्स हुए ना वो इसी टाइम पीरियड में हुए. एंड एक और बात है जानने की कि एक्चुअली इस रिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है. व्हाट डज दिस रिवॉल्यूशन वर्ड मीन. तो हम कहते हैं रिवॉल्ट. बेसिकली रिवॉल्यूशन इज़ जो जहाँ से ये रिवॉल्यूशन वर्ड निकला है दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम रिवॉल्ट. तो रिवॉल्ट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट. मतलब ऐसा विद्रोह जो एक छोटे पीरियड या एक छोटे टाइम के लिए था किसी भी एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ, वो होता है रिवॉल्ट. ओके, दिस इज़ रिवॉल्ट. बट व्हाट इज़ रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन क्या होता है व्हेन राइट्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्स्ट्रा आर नॉट fulfilled, but revolution is revolt which continue for a long time like French Revolution. अर्थात इसका ये है कि रिवॉल्ट का मतलब होता है एक छोटे पीरियड के लिए, एक छोटे टाइम के लिए ऐसा संग्राम होना जो किसी भी वजह से हो सकता है. इट हैज़ मेनी रीजन्स. आपके सोशल राइट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके इकोनॉमिक्स राइट पूरे नहीं हो रहे हैं. इट कुड हैव मेनी रीजन्स. ओके, बट रिवॉल्यूशन क्या होता है. रिवॉल्यूशन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब एक लंबे समय के लिए. जब कोई चीज़ बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, जैसे आप इसमें तो देखिए 1789 से शुरू हुआ और 1804 मतलब 4 साल तो इसके ही हो गए. एंड आप कह सकते हो 11 ईयर्स इसके हो गए. तो कितने हो गए, 15 साल चला ये रिवॉल्यूशन. 15 साल जो ये लोग हैं, ये लोग अपने हक के लिए ही लड़ते रहे. क्योंकि यहाँ भी आप देखोगे जब नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं तब भी असल में जो रिपब्लिक हमने इस्टेब्लिश की होती है इन्होंने, वो फिर से मोनार्की की तरफ जाने लग जाती है. तो वो कैसे इसको 1815 में ठीक करते हैं फिर वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे. लेकिन बात ये है कि देखो 15 साल लग गए. अब ऐसा होता है कुछ जो संग्राम होते हैं वो 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल चलते हैं. लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ, 15 साल जब एक कुछ संग्राम चल रहा है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज रिवॉल्यूशन.
सो अब हम थोड़ा सा इसका सिनेरियो समझ चुके हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा दैट वाज इट्स सिनेरियो, कि इसमें थोड़ा सा रोमांच देने के लिए हमें इन्होंने ऐसे बताया था। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी इन 1774। अब एक 1774 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि जो लुइस 16 है, ओके, लुइस जो 16 है उसे राजगद्दी मिल जाती है। अब जब लुइस 16 को राजगद्दी मिलती है तो वो बहुत छोटा होता है। मतलब अब ये सोचो, फ्रेंच कोई छोटा मोटा राज्य तो है नहीं, या ऐसा तो है नहीं कि वो दिल्ली जितना है छोटा सा। दिल्ली भी हमें ही मैप में छोटी लगती है, बट असल में देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ी है। तो बात ये थी कि ये तो दिल्ली है, दिल्ली इज़ सच अ स्मॉल, मतलब दिल्ली इज़ अ स्टेट। बट अगर कोई ये कह दे कि इंडिया को संभालना है एट द एज ऑफ 20, मतलब 20 में जिस इंसान को ये भी नहीं पता होता एट दैट टाइम, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे कि इस टाइम में ना लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो ठीक है। तो 20 साल की उम्र में जिसको ये भी नहीं पता होता, जैसे 18 में तो हमें ये पता चल जाता है हमें वोट देना है, 20 में तो आजकल लोग ग्रेजुएशन करते हैं, और इस 20 साल की उम्र में इसे राजगद्दी दे दी गई। सो इज़न्ट दैट अ ग्रेट थिंग? और ये इसके लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। और इतने ही साल में इसकी शादी भी करा दी गई। शादी किससे कराई गई? शादी कराई गई इसकी मैरी एंटोइनेट से। मैरी एंटोइनेट से इसकी शादी करा दी गई, जो ऑस्ट्रिया की क्वीन थी, मतलब राजकुमारी थी, आप कह सकते हो, प्रिंसेस थी ऑस्ट्रिया की, पर अब फ्रांस की क्वीन बन चुकी थी। तो यही हम इस पैरे में पढ़ने वाले हैं दैट इन 1774 लुइस 16। अब लुइस 16 कहाँ से बिलोंग करते थे? बॉर्बन फैमिली से। बॉर्बन फैमिली एक बहुत लंबे टाइम से फ्रेंच पे रूल करती आ रही थी, मतलब लगभग 1600 से रूल करती आ रही थी। ऑफ किंग्स क्राउन एज द किंग ऑफ फ्रांस, मतलब इसको बॉर्बन फैमिली से ये बिलोंग करता था। लुइस 16 था ये, और इसको इन्हें फ्रांस का गद्दी दे दी गई। एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज accession the new king got ट्रेजरी एम्प्टी, मतलब अब उसने सोचा कि भाई मैं राजा बन चुका हूँ, खजाने में तो बहुत पैसा होगा, मैं तो पूरे ऐशो आराम, मतलब ऐशो आराम के साथ तो रहते ही थे। आपको पता है वर्साइल कितना बड़ा वर्साइल कितना बड़ा कोर्ट था, मतलब उसमें 7000 रूम कमरे थे, 700 कमरे थे आई थिंक, हाँ 700 कमरे थे, एंड 5000 लोग उसमें आराम से रह सकते थे। और बहुत महंगे डायमंड से, मतलब बहुत महंगे जो होते हैं ना स्टोन्स जो होते हैं, उनसे वो बना हुआ था। सो वर्साइल एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐशो आराम वाली लाइफ जीने का ज़रिया था। बट स्टिल जब कोई राजा बनता है तो वो सोचता है कि मैं अपनी कंट्री के लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उसके लिए उसके पास पैसे तो होने चाहिए। लेकिन उसे क्या पता चला कि उसका खजाना तो खाली है। अब देयर वर मैनी रीजंस कि खजाना खाली क्यों था, इसके भी बहुत रीजंस थे। जैसे हम सबसे पहला रीज़न अगर हम पढ़ें तो वो क्या होगा? सबसे पहला रीज़न तो यही था कि ये जो वर्साइल फोर्ट था उनका, इसकी जो मेंटेनेंस है उसमें बहुत पैसा जाता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत महंगे स्टोन से बना हुआ था। तो इसकी पॉलिशिंग में, मतलब जितना चमक रहा है ये उसे उतना ही हमेशा चमकते रखने के लिए बहुत पैसा जाता था। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। पर कोई भी किंग ना कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं अपने किसी ऐशो आराम में कमी करूं। मतलब चाहे ये किसी जनता पे टैक्सेस बढ़ा दे या कुछ भी कर दे, बट इस चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से ना बहुत दिक्कत होती थी। अब सेकंड चीज़ हम देखते हैं। सेकंड रीज़न जो था इनका वो था कि जो फ्रांस था ना वो बहुत वॉर में इन्वॉल्व रहता था। मतलब ब्रिटेन जो था इसका सबसे बड़ा दुश्मन था फ्रांस का। तो
ब्रिटेन से हर वक्त लड़ते रहना, तो कि ना ब्रिटेन इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। तो ये जो भी कंट्री कोई भी हो, जैसे अभी हम इसमें 13 अमेरिकन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, ये चाहता था कि मैं ना किसी भी तरह से ना बस इसको हरा दूँ। मतलब ये मेरा दुश्मन है, तो चाहे मुझे किसी भी स्टेट के साथ, कोई भी स्टेट हो उसके साथ इन्वॉल्व होकर बस इसको नीचा दिखाना चाहता था। तो ये बहुत सारे वॉर में इन्वॉल्व रहता था। इसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प करी थी ब्रिटेन से आज़ादी पाने में, ठीक है। तो उसमें भी इसका बहुत पैसा गया भाई। अब वॉर है, वॉर में अब ये देखिए कि इतने सारे सोल्जर्स लगते हैं, उन सोल्जर्स का भी मेंटेनेंस लगता है, खाना पीना, जो इसकी एम्यूनिशन, मतलब जो इसके आप कह सकते हो जो तलवार वलवार या बंदूक है, उसमें भी पैसा जाता है। तो मतलब कितनी चीज़ें थी, बट ही वॉज रेडी टू इवन अफोर्ड द लॉस। तो अब उसने क्या किया था, इसकी वजह से ना इसे लेना पड़ा था लोन किससे, जो भी वहाँ बहुत अमीर मर्चेंट्स एंड लाइक जैसे अब हमारे यहाँ बैंक्स होते हैं, उस तरीके जो अमीर वहाँ लोग होते थे उनसे। तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसकी एक सिचुएशन देख ली, तो उन्होंने ब्याज मतलब इंटरेस्ट बहुत इंक्रीज़ कर दिया था। तो अब उसका वहाँ भी पैसा जा रहा था, अब वो बढ़ा दिया था तो इसलिए और जा रहा था। तो अब उसने क्या सोचा, जो भी मैंने आपको यहाँ बात बताई थी कि अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं चाहिए। अब उसने क्या सोचा, हम बढ़ा देंगे टैक्स, वी विल इंक्रीज टैक्स। अब बात आती है आखिर ये टैक्स देता कौन था, और जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, तो ऐसे क्या वहाँ भी क्या कास्ट सिस्टम था या कोई और सिस्टम था, और क्या हमारे यहाँ से ज़्यादा मतलब बुरा हाल था उन लोगों का? तो यस था, और अब देखते हैं कैसे था। तो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि अपॉन हिज accession the new king got treasury empty. Long year of war had ruined the financial resources of France. Added to this was the rate of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. मतलब इन सब जो फाइनेंशियल खर्चे हैं, फाइनेंशियल जो उस पर एक लोन बढ़ा हुआ है, उससे ज़्यादा अब आप देख सकते हो कि उसका एडेड जो एक खर्चा था वो था एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, मतलब जो बहुत सुंदर है, लाइक बहुत महंगे पैलेस को उसका मेंटेनेंस। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू अचीव द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। कॉमन एनिमी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, मतलब उसकी भी थी तो हमारी भी थी। और अगर ऐसा कहते हैं ना चोर चोर भाई भाई, कुछ इस तरीके की कहावत भी है ना कि दो लोग अगर एक जैसे इंसान को हेट करते हैं तो वो उसके खिलाफ यूनाइटेड हो जाते हैं। समझ आ गई ये वाली बात? The war added more than 1 billion livres to a debt which had already risen to greater than 2 billion livres. Okay, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये livres क्या था। So fine. जो livres थी ना, livres आप कह सकते हो करेंसी थी। जैसे हमारे यहाँ पैसे थे, ठीक है, पैसे, उसी तरीके से वहाँ फ्रांस की जो करेंसी थी एट दैट टाइम वो लिवर्स अंडरस्टूड, वो थी लिवर्स। अब कह सकते हो अनटिल 1794, टिल 1794 जो यूनिट ऑफ करेंसी थी, राइट, ऑफ CU लिख रही हूँ मैं, CUR करेंसी जो थी वो थी लिवर्स। तो अब 1 बिलियन लिवर्स का लोन उस पर पहले ही था। लोन, डेप्ट, कर्जा, डेप्ट, हियर इट इज़ रिटन डेप्ट, यू कैन रीड इट क्लियरली, इट इज़ रिटन डेप्ट, मतलब उस पर कर्जा था। आप सोचो ऐसा राज्य है जहाँ किंग पे भी कर्जा हो, जो सबसे अमीर, सबसे ऐशो आराम में रहने वाला इंसान होता है, वहाँ के जनता का क्या हाल हो रहा होगा। और अब वो बढ़ के कितना हो गया था, 2 बिलियन। अब वो बढ़ के हो गया था 2 बिलियन लिवर्स। लेंडर्स मतलब जो पैसा देते हैं, हम उनको
कॉमनली लेंडर्स कहते हैं, हु हैड गिवन द स्टेट क्रेडिट नाउ स्टार्टेड टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। मतलब अगर आपने लोन लिया है, आप समझिए, चलो हम सपोज करते हैं हमने 100 रुपये का लोन लिया है, तो अब जो उस पर जो कर्जा था दैट वाज 10% ऑफ दिस 100 रुपीज़। व्हाट इज़ द 10% ऑफ 100? मतलब 10 रुपीज़ आपको ब्याज ही ब्याज देना है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट देना है। मतलब अगर आप 100 रुपये दे ही रहे हो तो आपको 10 रुपीज़ ऐड करके देने हैं। और अगर आप 1 बिलियन का पहले ही कर्जा दे रहे हो तो अब आपको कितना देना है? 1 बिलियन प्लस जो भी एडेड रेट है। तो मतलब अब उन्होंने, पता है आप लोगों को, 1 या 2% ही जो गरीब फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत होता है ब्याज, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 8% का ब्याज भी बहुत होता है। पर जब 10% का हो जाता है ना, दिस इज़ मोर देन इनफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। पर इसलिए ये ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो चुका था। आप सोचो अगर 1 बिलियन लिवर्स का था और वो पहले से ही इवॉल्व था, तो अब तो ज़्यादा होना ही था ना, राइट? तो अब पढ़ते हैं आगे। Hence, the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। मतलब अब इंटरेस्ट में इतना चला जाता था उनका, to meet its regular expenses like the cost of maintaining the court and army। अब इतनी बड़ी, मैंने आर्मी बताया था ना कि आर्मी की तो बहुत खर्चे होते हैं, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़। द स्टेट वॉज बॉदर्ड टू इनहेंस टैक्सेस। अब स्टेट ने लास्ट में क्या सोचा कि टैक्सेस चलो इनहेंस करते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दिस वॉज ओनली फॉर दिस टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट अ like button and please subscribe to my channel. If you have any query, you can ask in the comment box. Bye bye. Radhe Radhe.